नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी चाणक्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 2024 पीवाईक्यू एनालिसिस की थर्ड पार्ट है। पिछली 2 पार्ट मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम नंबर 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस। ये दो सब्सटेंस के बारे में बताया है दैट आर यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब जो रोज़मर्रा में हम कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स, उसके बाद वो ये दोनों उसमें यूज़ होते हैं। अब उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर किया है। पहला कहता है कि PFAS आर फाउंड वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग। दोस्तों, ये दो सब्सटेंस देखते ही मुझे लगा कि ये कोई ना कोई तरीके के पॉल्यूटेंट ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर ये वाइड स्प्रेड पाए जा रहे हैं इन सारी चीज़ों में तो ये मतलब कुछ कंसर्न होगा, तभी इस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो मुझे लगा कि ये सही हो सकता है, लेकिन फिर हम आगे चलते हैं। PFAS आर नॉट ईजिली डिग्रेडेबल इन एनवायरनमेंट। ये दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे इसकी याद आ गई, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये ईजिली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। अब मेरा शक और सही हो गया कि ये जो है एक पॉल्यूटेंट ही है। तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन आज तीसरा स्टेटमेंट में देख लेते हैं। परसिस्टेंट, देखिए वर्ड आ गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू दिस कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। अब तो दोस्तों मेरा कंफर्म हो गया कि ये POP ही है, क्योंकि POP से ही यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से ही बायो एक्यूमुलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट तीनों ही सही है, ये तीनों एक ही चीज़ को कह रहा है, वो है POP। ये यहाँ पे भी पाए जाते हैं, ये डिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं, और इससे अगर बार बार आप एक्सपोजर में आएंगे तो बायो एक्यूमुलेशन भी होगा। तो इस वजह से 17 का आंसर D बनता है। आपको अगर बेसिक POP के बारे में पता होता तो आप इसका आंसर ईजिली निकाल लेते। रोटरडैम कन्वेंशन वगैरह वगैरह, इंडिया ने भी रिसेंटली रोटरडैम कन्वेंशन को साइन किया था 2-3 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों, इस टाइप के जो बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन होते हैं, ये एक सिविल्स मतलब जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसे आंसर करना बड़ा टफ होता है, क्योंकि हम इतनी सारी स्पीशीज़ कभी नहीं पढ़ते। ये जो फॉरेस्ट सर्विस वाले होंगे या फिर जो जूलॉजी जिनका ऑप्शनल होगा वो शायद इसे पढ़ते होंगे, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अब डील करना थोड़ा टफ होता है। तो दोस्तों, अब वैसे तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, ये दो नहीं है, तो ओनली 3। आइए मैं आपको लेकिन पैरास्टॉइड स्पीशीज़ क्या होती है पहले ये बता देता हूँ। पैरासाइट, आप इस वर्ड को तोड़िए, पैरासाइट, तो यानी ये कोई ऐसी स्पीशीज़ होगी जो कोई दूसरे स्पीशीज़ को होस्ट बना के उस पर ज़िंदा रहती है, जिसे हम कहते हैं अमेंसेलिज्म। अगर आपने सुना होगा अमेंसेलिज्म, कॉमेंसेलिज्म, ये अलग अलग टाइप के होते हैं ना, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन। तो ये एक तरीके का ही बिहेवियर है स्पीशीज़ का, कि 2 स्पीशीज़ होगी और ये इस पे ज़िंदा रहेगी, यानी इसका न्यूट्रेंट इससे लेगी और काफ़ी टाइम बाद ये डेड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं पैराटॉइड स्पीशीज़। तो ये फ्लाइज होती हैं, बस बहुत तरीके से, हाउस फ्लाई ही एक फ्लाई नहीं है, बहुत तरीके की फ्लाइज होती है। तो उसमें से एक फ्लाइज ऐसी भी है जो पैराइड स्पीशीज़ है, पैरास्टॉइड। कार्बाइड बीटल भी होते हैं, वास्प भी होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हनी बी जैसे दिखते हैं वास्प, लेकिन ये टर्माइट और सेंट्रीपेड नहीं होते। तो ये इसका आंसर थोड़ा टफ है इसको डील करना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप करिए, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों आइए इसे देखते हैं। ये भी थोड़ा एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट सर्विस जैसा ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली। लेकिन अब इसमें दोस्तों थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पी याद कीजिए। पी क्या है? मटर आपने सुनी होगी, वो एक क्लोव के अंदर होता है, यानी इस तरह से है। जब इसे आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको अंदर मटर मिलेंगी, यानी किसी कवर के अंदर होगा। तो ग्राउंड नट हमें पता है इस तरह से कवर के अंदर होता है, इसको हम लोग खोलते हैं तो अंदर वो जो है निकलता है। तो ये तो है। हॉर्स ग्राम चना भी दोस्तों, चने का पेड़ अगर आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं, वो भी इस तरह से उसके अंदर ही चना होता है, तो ये भी है। अब सोयाबीन दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, पर सोयाबीन की भी दोस्तों ऐसी फलियाँ होती है और फलियों के अंदर ही सोयाबीन होती है, उसे खोलना पड़ता है तो अंदर से इस तरह से सोयाबीन निकलती है। पी फैमिली का मतलब यही है कि उसे कवर में होगा, वो उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी जो मटर जैसे दाने होते हैं। तो इसका तो ऑल है दोस्तों। तो ये थोड़ा, अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज है थोड़ी एग्रीकल्चर की, आपने कभी देखा है इन सारी चीज़ों को, जैसे ग्राउंड नट तो आपने पक्का देखा होगा मार्केट में बिकते हुए, ये सब भी देखा ही होगा। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है सोयाबीन, क्योंकि बहुत कम लोग देखे रहते हैं। जो रूरल बैकग्राउंड से नहीं, खासकर उनके लिए टफ हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों 20th नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 स्टेटमेंट है और इसमें से कौन से करेक्ट है। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है। फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों एक बैट स्पीशीज़ है। इसे फ्लाइंग फॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा जो है बैट का फॉक्स की तरह दिखता है,
ऐसे लंबा होता है, स्नाउट बाहर निकली होती है काफ़ी, तो इसलिए इसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। तो कह रहा है कि इस प्लेस्ड अंदर वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972 का। तो वर्मिन कैटेगरी मतलब वो स्पीशीज़ होती है इसके अंदर अगर किसी स्पीशीज़ को डाल दिया गया तो उसको आप हंट कर सकते हो, मतलब आपको परमिशन है उसे हंट करने की। जैसे कुछ साल पहले नील गाय को डाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेतों को बर्बाद कर रहे थे। तो ऐसा कह रहा है ये स्टेटमेंट कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है उसे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के इसमें प्लेस किया गया है। तो हमें तो दोस्तों ये पता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो ऐसे केस में आप स्टेटमेंट 2 भी एक बार पढ़िए, क्वेश्चन छोड़िए मत। ये कह रहा है स्टेटमेंट 2 कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो ब्लड पे फीड करते हैं दूसरे एनिमल के। देखिए दोस्तों, बैट स्पीशीज़ ऐसी ज़रूर हैं जो ब्लड पे फीड करती हैं, जैसे कि वेम्पायर बैट, लेकिन इंडिया में एक भी बैट स्पीशीज़ नहीं है, क्योंकि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कह रहे हैं। तो इंडिया में एक भी ऐसी बैट स्पीशीज़ नहीं है जो ब्लड पे फीड करती है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द बैट जो है, जो मेघालय, नॉर्थ ईस्ट या फिर केरला में पाए जाते हैं, वो फ्रूट ईटिंग बैट है। हम लोग बोलते हैं ना फ्रूट ईटिंग बैट। तो ब्लड पे तो फीड नहीं करता है, इतना तो पक्का है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। अब अगर आपको स्टेटमेंट 1 नहीं भी पता है तो भी स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट है तो अपने आप आंसर आ जाता है, आंसर सी। तो इस तरह से आप दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़िए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं। आइए दोस्तों, अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी वही बायोडाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम के बारे में सेम क्वेश्चन आए हैं। 3-4 इस साल काफ़ी क्वेश्चन आए थे ऐसे ही। अब 3 स्पीशीज़ दिए हैं, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर। अब आप इस वर्ड्स को तोड़िए, पूछ रहा है इनमें से ये क्या है। तो पॉन्ड स्केटर यानी पॉन्ड एक होगा, उस पर स्केटिंग, जैसे स्केटिंग करते हैं ना, उस पर तैरता नहीं होगा, उस पर स्केट करता होगा ऊपर पूरे सरफेस पे। तो देखिए, बर्ड तो नहीं कर सकता, फिश भी पानी के अंदर करेगी, बर्ड के वजन बहुत ज़्यादा होता है, स्केट कैसे करेगा। अब या तो रेप्टाइल है कोई और या तो इंसेक्ट है कोई। उसके बाद दोस्तों मैंने दूसरा देखा फ्रॉग हॉपर। मैंने इससे कंपेयर किया ग्रास हॉपर से। मैंने कहा एक ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, फ्रॉग हॉपर भी कोई इंसेक्ट ही होगा, मैंने ऐसे सोचा। और दोस्तों सिकाडा मुझे पता था, क्योंकि मैं जब एक यूट्यूब व्लॉग देख रहा था तो उसमें एक व्यक्ति चाइना जाता है, तो वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे चाइनीज़ सिकाडा को, यानी एक मक्खी जैसा होता है, बड़ी मक्खी इस तरीके से, लोकस्ट जैसा, तो उसे लोग पालते भी हैं, उसे खाते भी हैं। तब मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो एक इंसेक्ट है। तो इस तरीके से कहीं और की भी नॉलेज आपको आंसर सॉल्व करने में हेल्प कर देती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप वर्ड्स को तोड़िए, वर्ड्स को तोड़ के समझिए कि इसमें से क्या हो सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों इंसेक्ट है। अब आइए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और अब आपको उसे बताना है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, मैनी च्युइंगम्स जो मार्केट में पाए जाते हैं वो सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। दोस्तों हो सकता है कोई ऐसे चिंगम होंगे जिसमें कुछ, तभी तो हमारे घर वाले कहते थे कि उसको निगलो मत। और जो च्युइंगम भी है वो जाके या कोई ड्रेन को चोक कर देता होगा, जैसे प्लास्टिक चोक कर देता है, वैसे ये भी कर देता होगा। तो यस, ये सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन हम कह सकते हैं इसे। ये स्टेटमेंट 1 तो सही लग रहा है। फिर कह रहा है कि मैनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक। तो हो सकता है कि बिल्कुल, च्युइंगम वैसे तो रबर से बनती है, पर रबर जो नेचुरल रबर है वो काफ़ी महंगे हैं, और जो सिंथेटिक रबर है उसे बनाना मुश्किल है। तो लोग ज़्यादातर प्लास्टिक का भी ऐसा बेस यूज़ कर लेते हैं च्युइंगम बनाने के लिए। और हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट भी है। तो ये देखिए कनेक्शन भी बैठ रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ कनेक्शन तो बैठ रहा है दोनों में, तो इस वजह से मैंने इसे ए मार दिया। तो इसका आंसर यही है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है कि यस, च्युइंगम सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन है, और स्टेटमेंट 2 सही है कि यस, च्युइंगम में प्लास्टिक भी एज अ बेस यूज़ होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और क्योंकि प्लास्टिक एनवायरमेंट पोल्यूशन करता है तो मैंने करेक्ट भी कर दिया कि हाँ भाई, स्टेटमेंट 2 जो है 1 को एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए है। अब आइए हम 23 पे चलते हैं। अब दोस्तों हर साल जैसे ही मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आते ही हैं, 3-4 इस बार कुछ ज़्यादा ही आ गए थे। तो अब ये कह रहा है कंट्री और एनिमल जो फाउंड होते हैं वहाँ पे। अब दोस्तों पहले तो आपको, आधे लोगों को यही नहीं पता होगा कि क्या वर्ड है। दोस्तों एक्चुअली ये प्राइमेट है, इंद्री। अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। इंद्री प्राइमेट, देखिए तो यही है, इसका चेहरा देखिए, ये प्राइमेट है दोस्तों। ये ह्यूमन के अर्ली एंसेस्टर आप कह सकते हैं इन्हें। तो ये ब्राज़ील में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं मेडागास्कर। ये मुझे पता था क्योंकि मैं एक एंथ्रो का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये तो पढ़ा था। तो ये मैं समझ गया कि ये यहाँ है, तो ये तो पक्का ये नहीं हो सकता, तो मैंने ये तुरंत काटा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बोनोबोस क्या होते हैं दोस्तों। देखो, बोनोबो एक तरीके की चिंपैंजी की ही एक वेरिएंट है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या फिर इक्वेटोरियल गुयाना, ये सब जगह पाए जाते हैं। आपको मैं उनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। बोनोबोस,
ये देखिए दोस्तों, थोड़े थोड़े चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, पर ये चिंपैंजी के ही, मतलब चिंपैंजी तो नहीं पर उसके जैसे ही हैं। तो ये वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आजू बाजू ही मिलते हैं, ये मेडागास्कर में नहीं मिलते हैं। अब तीसरा है एल्क। दोस्तों एल्क कोई प्राइमेट नहीं है, एल्क एक डियर स्पीशीज़ है जो कि रेन डियर जैसे दिखते हैं थोड़े। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये मुझे पता थे। और ये ठंड वाली जगह पर ज़्यादा मिलती है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर के एकदम ऊपर एल्क। ये देखिए एल्क स्पीशीज़, बारहसिंगा जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये ठंड वाली जगह का बारहसिंगा है। ये देखिए इसे कहते हैं एल्क। तो आइए इसमें इसलिए लेकिन क्या दिया है, एल्क जो है इंडोनेशिया में ना, ट्रॉपिकल में नहीं पाया जाता, वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीनों गलत, नन। तो ये दोस्तों क्वेश्चन टफ है, बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ही अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए ओनली 1 ओनली 2 कह दिए, तो पूरा चांस है आप रॉन्ग मार देंगे, एलिमिनेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो 23 का आंसर दोस्तों डी है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी दोस्तों एक चीज़ याद रखना, किसी भी ऐसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन जो फेमस नहीं है उसे पूछता है और उसकी एजेंसी फिर पूछता है कि ये इससे बिलोंग करती है, ये स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होता है। यूनाइटेड नेशन की वैसे तो बहुत सारी पेरेंट एजेंसी है, जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसे छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी। और अगर आप पूछा भी है कभी भी कि कोई एजेंसी और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग है। तो 1 काटते ही आंसर आ रहा है, नहीं अभी नहीं आ रहा है। दूसरा देखते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, ये उसकी इनिशिएटिव है जो कि वो उसने शुरू की है टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो बिल्कुल वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन बनी ही इसलिए होगी, कोई समिट ऑर्गेनाइज करेगी, उसके नाम पे कोई डे उसने डिक्लेयर कर दिया होगा, कोई कॉलेज होगा जहाँ पे अवेयरनेस फैलाएगी, कोई इनिशिएटिव लेगी, ताकि वो जो सैनिटेशन क्राइसिस हो रहे हैं जो पुअर कंट्रीज़ है उसको सॉल्व कर सके। तो ये स्टेटमेंट सही तो लग रहा है सुनने में। अब वो तीसरा देखते हैं, मेन फोकस, ये वर्ड याद रखिए, द मेन फोकस जो है इस टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का इज़ टू फंड द लीस्ट डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, ताकि वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो सके। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ़ंड प्रोवाइड करती है कंट्रियों को। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कह रहा हो कि वो फ़ंड प्रोवाइड कर रही है, तो आप एक बार ज़रा ध्यान से सोचिए उसके बारे में। तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई फ़ंड नहीं प्रोवाइड करती। इसका आंसर देखो अपने आप ऊपर ही दे दिया है कि उसका काम सिर्फ यही है कि इंस्पायर एक्शन, यानी अवेयरनेस फैलाना, उनको टेक्निकल एडवाइस देना कि कैसे किया जाए सैनिटेशन क्राइसिस को सॉल्व। पैसे नहीं देती है, पैसे तो वर्ल्ड बैंक से लेंगे या ऐसे कहीं जगह से लेंगे, उनका काम है सिर्फ अवेयरनेस और टेक्निकल एडवाइस देना। तो थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। थर्ड और फर्स्ट अगर हम काटते हैं तो ए आ जाता है, यानी 2 करेक्ट था। तो 24 का है ए। अब हम 25 पे चलते हैं दोस्तों। ये टाइप के भी, ये भी वही बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, कभी स्क्वायरल पे पूछ लेता है, कभी लायन पे पूछ लेता है, कभी कोई और स्पीशीज़ पे पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हर साल आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम फॉरेस्ट सर्विस वाले बच्चे भी दे रहे हैं और वो स्पीशीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग 25 क्वेश्चन को देखते हैं। लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अब मुझे तो लगा भाई ये सही है, क्योंकि लायन भी एक कैट स्पीशीज़ है और बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़, ह्यूमन को छोड़ के बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जिसका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता। तो सॉरी, उसका पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीज़न होता है, मतलब ह्यूमन को छोड़ के बाकी बहुत सारी स्पीशीज़ का पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो मुझे तो लगा कि ये गलत है, लेकिन अब पहला आगे का स्टेटमेंट भी ज़रूर पढ़ना, फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। अनलाइक मोस्ट अदर कैट, चीता डू नॉट रोर। मतलब चीता जो है वो रोर नहीं करता, वो कैट की तरह मियाऊं करता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है, क्योंकि ये मैंने मैगजीन में पढ़े थे जब चीता रीलोकेशन किया जा रहा था साउथ अफ्रीका और नमीबिया से इंडिया में, तब मैंने क्लियरली पढ़ा था उसमें कि चीता जो है वो रोर नहीं कर पाता। उसके मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे थे। उसी तरह से दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड जो है, जो कि मेघालय त्रिपुरा के आसपास पाया जाता है ठंडी जगहों में, वो भी दोस्तों रोर नहीं करता, वो भी मियाऊं कैट की तरह ही करता है। तो मुझे पता चल के ये स्टेटमेंट तो भाई सही है। तो जहाँ 2 नहीं है वहाँ काटो सबसे पहले। उसके बाद ये कह रहा है अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय स्केंट मार्क। स्केंट मार्किंग मतलब दोस्तों जो टॉयलेट करके, पेशाब करके, अपने गंद छोड़ के वो लोग जो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, तो वो कह रहा है कि मेल लायन तो करते हैं लेकिन मेल लेपर्ड नहीं करते। तो सवाल उठता है मेल लेपर्ड फिर कैसे अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, क्योंकि जो ये स्केंटिंग जो मार्किंग है ये हर कैट स्पीशीज़ में मैंने देखा है। ये हमारे घर की जो डोमेस्टिक कैट होती है वो भी स्केंट मार्क करती है, तो मेल लेपर्ड क्यों नहीं करता होगा, मैंने यही सोचा। तो मुझे लगा नहीं भाई ये स्टेटमेंट तो मुझे पूरा इनकरेक्ट लग रहा है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट आपको क्या लग रहा है। मुझे तो ये भी इनकरेक्ट लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट मुझे ये लग रहा है। तो मैं 3 काटूंगा, 3 काटते ही आंसर आ जाता है ए। तो ऐसे ही पहले आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, फिर डिसाइड करिए कि सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट आपको क्या लग रहा है।
तो मुझे ये सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट लगा, तो इस वजह से ये राइट हो गया, वरना तो ये भी मुझे इनकरेक्ट लग रहा था। तो इसका आंसर दोस्तों ए है। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दोस्तों टर्म बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कोई ऐसा एक टर्म दे देगा और पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा वो टर्म को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक चीज़ दोस्तों इसका ट्रिक ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऐसा आपको टर्म दिया हो, सीधा से एक टर्म 2 मार्क के अंदर एक टर्म बोल दिया हो, 100 मिलियन फार्मर, कुछ भी, तो हमेशा याद रखना कि बी और सी तो नहीं होता है। ये पिछले लगभग 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है, कोई 90% केस में ऐसे ही हो रहा है। मैंने पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं, तो बी और सी तो कभी नहीं होता है, या तो ए होता है या तो डी होता है। अब दोस्तों आप ऑप्शन को पढ़िए। तो मैंने तो एग्ज़ाम में दोस्तों सच में तो गलत मार दिया था, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे पढ़ने में ज़्यादा सही लग रहा था। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद अ मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो ऐसे लग रहा है हाँ भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी तो इतने सारे फार्मर हैं, तो मुझे तो लगा ये है, लेकिन एक्चुअल में आंसर दोस्तों इसका ये है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एसिलरेटिंग ट्रांजिशन, मतलब एग्रीकल्चर को नेट ज़ीरो की तरफ ले जाना, सस्टेनेबल की तरफ ले जाना, ताकि तो ये रेजिलियंस उसका बढ़े फार्मर का। तो ये एक्चुअली दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक इनिशिएटिव है, 100 मिलियन फार्मर। तो ये इसका आंसर ए है, पर मैंने तो डी मार दिया था। तो अब 50 कम से कम आप मेरी टेक्निक लगा के 2 तो एलिमिनेट कर ही लेंगे। तो आंसर ए या डी में से ही होता है मोस्टली, जब भी कोई टर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन होगा। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। तो सबसे पहले आप टर्म को तोड़िए। ये कह रहा है कि कोई एनर्जी रिसोर्स है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि अभी मान लीजिए एक थर्मल पावर प्लांट है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एक सिटी को पावर दे करता है मान लीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सोलार पैनल है, तो बहुत सारे सोलार पैनल हैं, ठीक है, सब अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कॉमन ग्रिड में भेज रहे हैं, और वो ग्रिड फिर क्या कहते हैं सिटी को पावर कर रही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो सोलार पैनल वाले हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, क्योंकि ये तो एक ही जगह से निकल रहे हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए घर है, तो हर घर अपना एक सोलार पैनल लगा के इंडिविजुअल सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों, मतलब हर घर के पास अपनी खुद की एक विंड मिल है, हर घर के, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये एक जगह पे नहीं सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो रही है और फिर वो कॉमन ग्रिड में जा रही है। तो रूफटॉप सोलार फोटोवोल्टेइक टर्म अगर आपने तोड़ के समझ लिया तो अब आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई रूफटॉप सोलर प्लांट तो है। फ्यूल सेल भी है, हर बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रिड को पावर करते होंगे। बैटरी स्टोरेज भी है और बायोमास जनरेटर भी है। तो मोस्टली, और एक ट्रिक आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कि इसका नहीं आंसर भी पता है, तो कभी भी अगर हाउ मेनी ऑफ द अबव पूछता है और कोई साइंस का क्वेश्चन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो मोस्टली ऑल ही करेक्ट होते हैं। ये भी मैंने लगभग 90% क्वेश्चन में देखा है। अगर आप आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे कि ज़्यादातर सभी करेक्ट होते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब करेक्ट नहीं होंगे, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, सब इसमें सब करेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में सब करेक्ट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में हम पार्ट 4 ऑफ इस सीरीज़ की बनाएंगे। तो आप मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।